बेटे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था बेटे, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट 1.1 हमने सैटरडे क्लास में कंप्लीट कर दिया था, फिनिश कर दिया था। आज हमारा 1.2 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट के जो नेचर होता है, ठीक है, मैनेजमेंट का जो नेचर होता है आर्ट्स के रूप में, साइंस के रूप में और प्रोफेशन के रूप में, अब हमें वो टेस्ट करना है बेटे। हमें टेस्ट करना है कि क्या मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस है या नहीं है, या मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन है या नहीं है बेटे, ठीक है। तो जो आर्ट साइंस और प्रोफेशन के जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन विशेषताओं को हम मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो अप्लाई होकर ठीक बैठते हैं, सटीक बैठते हैं, तो मैनेजमेंट आर्ट साइंस और प्रोफेशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो फीचर सही नहीं बैठते बेटे, तो फिर हम उन्हें नहीं कह पाएंगे, जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा उसे हम वो नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहला शुरू में हर्ष, एनी प्रॉब्लम? हाँ, रिवीजन हो रहा है बेटे फर्स्ट चैप्टर से। 6 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं हमारी स्टाफिंग तक, स्टाफिंग फिनिश हो चुका है। हाँ जी, पार्ट बी बेटे 1.2 मैनेजमेंट, हाँ 1.1 मैंने कंप्लीट करा दिया था सैटरडे को। पार्ट, हाँ हाँ, अरे वो तो हमने स्कूल में ही किया है ना, वो फाइनेंशियल स्कूल में ही कर दिया, ठीक है। और क्या नाम है, मैनेजमेंट के हमने पहले 6 लेसन कर दिए। तो अब क्योंकि देखो 10-12 दिन जितने भी क्लास लगती है, तो भाई ऑर्डर आया था आगे से प्रिंसिपल मैम के पास से कि जून में रिवीजन कराया जाएगा बच्चों को, तो इसीलिए हमने जून में रिवीजन उठा लिया फर्स्ट लेसन से। तो इसलिए अब आपको रिवीजन बेटे। हाँ बोलो। ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है आपका 1.1। हाँ, रिवीजन होगा फर्स्ट लेसन से। क्या? हाँ 15 जून तक लगेगी ना, 15 जून के बाद नहीं लगेगी। 15 जून से नहीं लगेगी, मतलब 15 जून से 30 जून तक, फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। और 1 जुलाई से शायद पूरे 100% चांसेस स्कूल खुल जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि केस काफी कम हो चुके हैं, तो थोड़ा रिलीव मिलेगा और शायद स्कूल खुल जाएंगे। एटलीस्ट 9 to 12 तो खुल ही जाएंगे, बाकी खुले या ना खुले तो फिर हम स्कूल में देखेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल आप देखिए 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं है बेटे, देखिए। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो शुरू में बता रखा है भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, सब चीज हमें बता रखी है, मीनिंग ऑफ साइंस सब कुछ हमें दे रखा है। तो पहले देखिए साइंस समझते हैं, व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। तो साइंस जो होता है बेटे, ठीक है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। तो साइंस को हम कहते हैं इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एक्सप्लेन द जनरल ट्रुथ, जो सामान्य सच्चाई को, सामान्य ट्रुथ को, जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करके देती है बेटे, ठीक है। साइंस किसी भी चीज को यूं ही नहीं बोलती, साइंस बेटे यूं ही हवा में तुक्के नहीं मारती। साइंस जो भी चीज आपको बताकर देती है उसका प्रूफ, उसका ट्रुथ, उसका प्रमाण आपको पेश करके देते हैं बेटे। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं एब्सोल्युटली वैलिड होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी उनकी होती है, सब जगह वो अप्लाई होते हैं बेटे, ठीक है। तो साइंस किसी भी चीज को यूं ही हवा में नहीं उड़ाती, हवा में बात नहीं करती बेटे, ठीक है। साइंस में हर चीज का प्रूफ दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रुथ, ठीक है, जो सर्टेन जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करके देती है। अब देखिए मीनिंग ऑफ साइंस क्या होता है। साइंस रेफर्स टू that systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experimentation,
एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल। ठीक है, इन्होंने कह दिया भाई साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो ऑब्जर्व करके बेटे एक्वायर्ड की जाती है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आया उसने ऑब्जर्व किया कि भाई पेड़ों से जो फल है वो आकर नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है बेटे। तो साइंस के जो प्रिंसिपल है या तो ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं बेटे, ठीक है, पृथ्वी गोल है ये भी ऑब्जर्व किया गया बेटे, ठीक है, या फिर उनका एक्सपेरिमेंट। देखिए साइंस के लिए लैब होती है, फिजिक्स लैब हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई बेटे, बायो लैब हो गई, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर साइंस के प्रिंसिपल निर्धारित किए जाते हैं। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें बेटे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉन किए जाते हैं और उन कंक्लूजन का वेरिफिकेशन, समझते हो ना, वेरीफाई करना, प्रमाणित करना। तो साइंस के प्रिंसिपल को प्रमाणित किया जा सकता है बेटे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कंप्लीट ही स्टडी ऑफ इंजीनियर, एक पर्सन ने अपनी बेटे इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडी, अपने कोर्स के दौरान ही गेट्स अ कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द साइंस, उसने बेटे थ्योरेटिकल नॉलेज या बुक नॉलेज एक्वायर कर ली। ही इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इन दिस मैनर इज एज अ साइंस। ठीक है बेटे, तो उसने जिस मैनर में नॉलेज एक्वायर की वो क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। और साइंस का सबसे पहला फीचर देखिए क्या होता है बेटे, हम साइंस के फीचर लिखेंगे, फीचर को फिर मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखेंगे, अगर सही बैठता है तो मैनेजमेंट भी साइंस बन जाएगी, नहीं बैठता तो फिर हम नहीं कह पाएंगे उसे साइंस। तो सबसे पहला फीचर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेटे। ठीक है, यहां देखेंगे साइंस और यहां देखेंगे टेस्टिंग एज अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पर हम टेस्ट करके देखेंगे, टेस्टिंग एज मैनेजमेंट, अगर वो मिलता है सही तो ठीक है, टिक मार्क लगा देंगे, ये फीचर को सेटिस्फाई करेगा, नहीं बैठता तो क्रॉस कर देंगे, यानी ये फीचर सेटिस्फाई नहीं बैठता। तो देखिए साइंस की अपनी खुद की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस के लिए बेटे पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़नी पड़ती है, हमें बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है जहां से हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है बेटे किसी पर्टिकुलर चीज की। मैनेजमेंट की भी बेटे सर्टेन बुक्स होती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद की थ्योरियां होती है बेटे। तो मैनेजमेंट के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है, बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, सब काम हमें करने पड़ते हैं। तो इस बेस पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस है, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में होती है, साइंस में भी और मैनेजमेंट में भी। देखिए साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, डेफिनेटली होता है। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है बेटे, तो साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेफिनेटली होती है। साइंस बताता है कि किस चीज का क्या परिणाम निकल कर आएगा, किस कारण क्या चीज होती है, घटित होती है बेटे। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ ऑफ ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, तो जब मैंगो था, जो आम था, ट्री से नीचे गिर रहा था, ठीक है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिफिक लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो साइंस का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि भाई जो मैंगो है वो पेड़ से गिरकर नीचे जमीन की तरफ आता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण होता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है बेटे। तो साइंस में डेफिनेटली क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। अब मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखते हैं इस पॉइंट को बेटे। मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट में भी कहा है इट इज आल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते बेटे, इसके लिए भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, बुक नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है बेटे। बिकॉज मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी होते हैं, खुद के प्रिंसिपल होते हैं, जो बेटे मैनेजमेंट एक्सपर्ट या मैनेजमेंट थिंकर्स होते हैं, जैसे हेनरी फ्योर आपके मैनेजमेंट थिंकर्स हो गए, एफ.डब्ल्यू. टेलर आपके मैनेजमेंट थिंकर्स हो गए। तो इन मैनेजमेंट थिंकर्स ने कई सालों तक प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का प्रतिपादन क्या है, प्रोपाउंड किया बेटे। तो इसीलिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज माना जाता है। मैंने टिक मार दिया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया बेटे। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंस के प्रिंसिपल बेटे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। साइंस की लैब होती है, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, वहां पर बेटे केमिकल रिएक्शन की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और जब वो प्रमाणित हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तब उन्हें प्रिंसिपल का रूप दिया जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो जो साइंस के प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब बार बार एक ही रिजल्ट हमें मिलता है तब उसे प्रिंसिपल का रूप दे दिया जाता है। सेम चीज मैनेजमेंट में भी होते हैं बेटे, जो मैनेजर होते हैं वो बार बार चीजों को अप्लाई करते हैं,
और जो चीजें सक्सेसफुली साबित होती है, जिससे हमें सफलता मिलती है बेटे, सक्सेस मिल जाती है, उन्हें हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का रूप दे देते हैं। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो साइंस के प्रिंसिपल को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, डेवलप किया जाता है, एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और फिर उन्हें बेटे एक्सपेरिमेंट करके बार बार रिपीट किया जाता है, और फिर उन, ठीक है, प्रिंसिपल को निर्धारित किया जाता है। तो डेफिनेटली साइंस के प्रिंसिपल को बेटे टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लैब में टेस्टिंग की जाती है उनके, और फिर जाके प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए टेस्टिंग एज अ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में टेस्ट करके देखते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इनटू मैनेजमेंट, वी फाइंड दैट, हमें ये पता लगता है दैट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक इयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कि मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए भी काफी साल लगते हैं बेटे। सालों साल हमने आंकड़े इकट्ठे किए, सालों साल हम फैक्ट कलेक्ट करते चले गए, सालों साल मैनेजर एक्सपेरिमेंट करते चले गए बेटे। टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया, हेनरी फ्योल ने एक्सपेरिमेंट किया बेटे, हर्ट्जबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, मैकग्रेगर ने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। फिलहाल तो आपको दो ही मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में बताया गया है, एफ डब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्यो। जब आप आगे हायर स्टडी करोगे, बीकॉम करोगे, तो आपको बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स की थ्योरियां पढ़नी पड़ेगी बेटे। तो डेफिनेटली उन्होंने काफी एनालाइज और एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रिंसिपल बनाए हैं बेटे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तैयार किए जाते हैं। तो इन्हें भी कंटिन्यूअसली एनकरेज किया जाता है, और वेरियस पीपल इन्हें बेटे एक्सपेरिमेंट करके निर्धारित करते हैं। तो इसको भी मैनेजमेंट में सेटिस्फाई करते हैं बेटे। तो दो फीचर सेटिस्फाई कर लिया। थर्ड देखिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सार्वभौमिक होते हैं साइंस के प्रिंसिपल, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है बेटे। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, सार्वभौमिक होते हैं, ये हर जगह समान रूप में अप्लाई होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, सब जगह अप्लाई होते हैं बेटे समान रूप में साइंस के प्रिंसिपल। तो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रुथ। तो जितने भी साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं, एंड कैन बी अप्लाई एट एनी टाइम एंड एवरी सिचुएशन, और किसी भी समय, एनी टाइम या एवरी सिचुएशन में आप इन्हें अप्लाई कर देते हो। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बेटे यूनिवर्सल नहीं होते। जरूरी नहीं कि अमेरिका में जो स्ट्रैटेजी कामयाब रही, अमेरिका में जो स्ट्रैटेजी से बहुत प्रॉफिट मिला, वही सेम स्ट्रैटेजी से इंडिया में भी प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं होता बेटे। अमेरिका एक डिफरेंट कंट्री, एक कैपिटलिस्ट नेशन है, इंडिया एक मिक्स्ड नेशन है। तो जरूरी नहीं है अमेरिका में जो स्ट्रैटेजी काम करेगी मैनेजमेंट की, वो सेम स्ट्रैटेजी इंडिया में भी काम करेगी, जरूरी नहीं है बेटे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है बेटे, वो ट्रुथ नहीं होती, ठीक है। अलग कंडीशन पर अलग प्रिंसिपल काम करते हैं। तो इस साइंस में एवरी कंडीशन, एवरी टाइम सेम प्रिंसिपल कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो आगे बता रखा है, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसीडर्ड टू बी बेस्ड ऑन ट्रुथ। तो डेफिनेटली ये भी ट्रुथ पर होते हैं, इसमें कोई बेटे, ठीक है, कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है। दे कैन टू अप्लाई एनीवेयर इन एनी सिचुएशन, वो भी बेटे अप्लाई हो सकते हैं। बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं एग्जैक्टली साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं होते थे, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। और जरूरी नहीं है कि इन साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेगा। अगर बेटे डिजायर्ड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर कोई कंपनी खोल के बैठ जाएगा और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई कर लेगा, क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा यानी प्रॉफिट ही होगा उसको, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता बेटे। तो साइंस के प्रिंसिपल की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देंगे, इसीलिए इस बेस पर मैनेजमेंट हो गया फेल। तो देखिए, तीन फीचर में से दो पे खरा उतरा मैनेजमेंट, लेकिन तीसरे पे खरा नहीं उतर पाया, इसीलिए हम मैनेजमेंट को कंप्लीट साइंस नहीं कह सकते बेटे। तो जब हम इसे कंप्लीट साइंस नहीं कह सकते तो फिर क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेटे इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है या फिर सॉफ्ट साइंस है बेटे, ठीक है। अर्नेस्ट डेल ने मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस कहा है क्योंकि इसके प्रिंसिपल साइंस की तरह रिजिड नहीं होते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? कंप्लीट साइंस नहीं है, इट इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस है या फिर इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सॉफ्ट साइंस है बेटे, ठीक है, बट कंप्लीट साइंस नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट के रूप में इसकी विशेषता हम चेक करेंगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देखिए
तो सेकंड आ रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सेम काम हम करेंगे, आर्ट के फीचर लिखेंगे बेटे और देखेंगे मैनेजमेंट उन आर्ट के फीचर पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। बेटे पढ़ चुके हैं पहले से, तो आपको पता होना चाहिए आर्ट के तीनों फीचर के ऊपर मैनेजमेंट खरा उतरेगा, इसलिए हम मैनेजमेंट को कंप्लीट आर्ट कह सकते हैं, बट कंप्लीट साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि जो तीसरा फीचर था उस पर मैनेजमेंट खरा नहीं उतरा था बेटे। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पहले आर्ट की मीनिंग पता करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्ट, आर्ट होता क्या है। ठीक है, तो आर्ट में होता क्या है, हम स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान एक थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रहण करते हैं या बुक नॉलेज ग्रहण करते हैं और फिर उन्हें जाके बेटे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक म्यूजिशियन बेटे म्यूजिक सीखता है तो म्यूजिक की थ्योरेटिकल नॉलेज वो ले लेता है और फिर जाके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करता है, पियानो बजाना सीखता है, फ्लूट बजाना सीखता है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। एक एलएलबी क्या करता है बेटे, लॉयर क्या करता है एलएलबी के दौरान, ठीक है, वकालत सीखता है बेटे। ठीक है, वकालत से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, सेक्शन होते हैं, वो सीखता है और फिर प्रैक्टिकल वे में जाकर कोर्ट में उसे अप्लाई करता है बेटे। तो ये होती है आर्ट। तो आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपने ली हुई है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस देखना बेटे आर्ट कराता है। तो आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल existence, practical application of existence knowledge। तो जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्टेड है, जो आपने सीखा हुआ है, उसे आप जाके जब रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो उसे हम आर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम आर्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियर, जैसे एक पर्सन है बेटे इंजीनियर का कोर्स पूरा कर रहा है एंड स्टार्ट वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ कंपनी, और कोर्स पूरा करने के बाद एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ही इज यूजिंग हिज आर्ट, तो अपनी आर्ट का प्रयोग कर रहा है या नहीं। अब मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में देखने के लिए हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा बेटे, और जो भी आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं या आर्ट्स के फीचर हैं उसे मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखना पड़ेगा बेटे। तो फिर से आ जाइए, पहला आपका फीचर ऑफ आर्ट्स आ जाएगा कि आर्ट्स के क्या क्या फीचर है, फिर हम उसकी मीनिंग देखेंगे बेटे और फिर उसे अप्लाई करके देखेंगे। फीचर ऑफ आर्ट, आर्ट के फीचर बेटे, मीनिंग, और फिर यहाँ टेस्ट करेंगे ऑन मैनेजमेंट, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एफ आर्ट के रूप में उसे टेस्ट करके देखा जाएगा। ठीक है, पहली फीचर सेम है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में हमेशा एग्जिस्टेड होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आर्ट में हमेशा हम करते क्या है, एक कोर्स सीखते हैं बेटे, स्कूल में या कॉलेज में जाके एक कोर्स को सीखते हैं, कोर्स सीखने के बाद फिर उसे प्रैक्टिकली जाकर अप्लाई करते हैं। जैसे इंजीनियर ने बेटे, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रहण की अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में, और फिर जाके कंपनी में वो अप्लाई कर रहा है, इट मींस ही इज यूजिंग हिज आर्ट बेटे। देखिए theoretical knowledge, so art is always based on some theoretical knowledge। तो आर्ट में हमेशा कोई ना कोई theoretical knowledge होती है बेटे। ठीक है, बुक नॉलेज या theoretical knowledge हमेशा प्रेजेंट होती है। on the basis of this knowledge, इस नॉलेज के आधार पर one can understand how a particular work can be done। तो इस नॉलेज के आधार पर हम सीखते हैं कि एक काम को कैसे पूरा किया जाता है। सिंपल सी बात है, आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं और इस नॉलेज के बेस पर हम सीखते हैं कि हाउ अ पर्टिकुलर वर्क इज डन, हाउ अ वर्क इज डन, कि एक काम को कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ये थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रहण करने के बाद उसे अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ में। तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। मैनेजमेंट की खुद की थ्योरीज होती है, खुद के प्रिंसिपल होते हैं। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, बहुत सारी थ्योरियां हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो सारे हम पढ़ते हैं, और एक मैनेजर ये सब पढ़ने के बाद जब कंपनी में जाता है, मैनेजमेंट का काम करता है, तो इन थ्योरी, इन प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली ठीक है, मैनेजमेंट को हम पहले पॉइंट पर कह सकते हैं इट इज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट रहती है, और मैनेजमेंट में भी बेटे जो एक मैनेजर है थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। So in this context, management is an art and a lot of literature is available in various areas of management। तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारी लिटरेचर है, बहुत सारी बेटे ठीक है कहानियां लिखी गई हैं, बहुत सारी थ्योरियां प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, तो बहुत सारे हैं बेटे।
चाहे वो मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, ह्यूमन रिसोर्स में हो। तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरियां, बहुत सारे प्रिंसिपल लिखे गए हैं। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, टिक का साइन मैंने मार दिया। पहले फीचर जो था उसे मैनेजमेंट ने पूरा कर दिया बेटे, पूरा सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बेटे, प्रिंसिपल होते हैं, बुक नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में भी खुद के प्रिंसिपल, खुद की थ्योरियां होती हैं। सेकंड आ जाइए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब बेटे? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अब आप जाकर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जब एक बंदा, एक व्यक्ति बेटे आर्ट सीखता है, कुछ काम सीखता है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज के लेने के बाद अब वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ आर्ट्स कहते हैं। तो देखिए, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन द वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जो बेटे प्रैक्टिकल यूज होता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेटे, ठीक है। हर व्यक्ति जिसने जो सीखा है वो उसे अलग रूप में अप्लाई करता है बेटे। सब व्यक्ति एक समान रूप में नहीं कर पाते, सबकी नॉलेज अलग होती है, सबका स्किल लेवल अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। जिसको जो कंसेप्ट ज्यादा से अच्छा समझ आता है वो उसे ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाता है, जिसे नहीं आ पाता वो उसे थोड़ा अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता या कम अच्छे से अप्लाई कर पाता है। तो जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। Therefore, it is a very personalized concept. तो इसीलिए ये एक personalized concept होता है। For example, two teacher, two player, two actor, two writer, they always differ in demonstrating their art. तो हर टीचर का बेटे मेथड सेम नहीं होता, हर सिंगर का मेथड सेम नहीं होता, दो प्लेयर के खेलने का स्टाइल अलग होता है बेटे, कोई फॉरवर्ड डिफेंस आता है, कोई बैकवर्ड डिफेंस आता है, ठीक है ना। इसी तरह दो राइटर अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो हर पर्सन जिसने जो सीखा है वो अपने वे में उस नॉलेज को अप्लाई करता है बेटे। सेम चीज मैनेजमेंट में भी होती है। जो मैनेजर एमबीए के दौरान, एमबीए जो करते हैं उसके दौरान जो सीखते बेटे उसे फिर जाके कंपनी में अप्लाई करते बेटे, और अप्लाई करने का सबका मेथड अलग अलग होता है, सेम मेथड नहीं हो पाता है। तो मैनेजर इज आल्सो अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जो मैनेजर्स होते हैं बेटे वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं इनटू अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर बेटे डायरेक्टली, ठीक है। हैंस मैनेजमेंट प्रोसेस एज अ फीचर ऑफ आर्ट इज दैट। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में होता है, इस फीचर के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहलाती है। थर्ड आ जाइए बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट बेटे प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। देखिए जब भी एक पर्सन आर्ट सीखता है बेटे तो उसे लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए, लगातार अपने आप को ग्रो करने के लिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। एक प्लेयर देखिए कभी भी आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है तो इसीलिए उसे लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटे। एक जो म्यूजिशियन होता है उसे लगातार बेटे अपनी आवाज, अपनी वॉइस को प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटे। धुन बनाने वाले भी प्रैक्टिस लगातार करते हैं बेटे। टीचर को भी लगातार बेटे कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से बच्चों को एक्सप्रेस कर सके बेटे। तो हमेशा होता क्या है, जो आर्ट में क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस होती है हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आपको अपनी आर्ट को निखारने के लिए, अपनी कला को निखारने के लिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लगातार करनी पड़ते बेटे। और यही काम एक मैनेजर को भी करना पड़ता है। ये नहीं कि मैनेजर ने एक बार जो डिसीजन ले लिया उससे कंपनी को अच्छे प्रॉफिट हो गए तो हर बार उस डिसीजन से अच्छे ही प्रॉफिट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसे हर बार कुछ नया करना पड़ता है, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ती है, ठीक है। कुछ सोचना पड़ता है, कुछ विचार करना पड़ता है, कंपैक्टर की पावर को टेस्ट करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ को भापना पड़ता है बेटे, और फिर जाके वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन पाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई आर्ट में हमेशा क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस का स्कोप रहता है, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट में देखते हैं ये अप्लाई होता ही नहीं आता। तो जस्ट एज आर्ट कैन बी एम्बलिश विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, तो जैसे प्रैक्टिस से बेटे अपनी आर्ट को निखारा जा सकता है, निपुण बनाया जा सकता है। इन द सेम वे मैनेजर स्किल्स आल्सो इंप्रूव विद प्रैक्टिस, तो मैनेजर की जो स्किल होते हैं वो भी प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। एवरी मैनेजर की बेटे डिजायर होती है, हर मैनेजर चाहता है कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट बनूं बेटे। दे कैन फुलफिल दिस डिजायर बाय कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, तो वो अपने इस डिजायर को लगातार प्रैक्टिस करके पूरा कर सकते हैं बेटे। एक अच्छा मैनेजर केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी मोल्ड कर लेता है, चेंज कर लेता है बेटे, और उसके अंदर अच्छी कैपेसिटी भी आती है कि वो सारे सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल दे बेटे। लेकिन उसके लिए उसे लगातार क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस अपनानी पड़ती है। तो जैसे एक आर्टिस्ट को लगातार क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक मैनेजर को भी करनी पड़ती है। इसीलिए इस
पॉइंट पर भी मैनेजर खड़ा उतरा, मैनेजमेंट खड़ा उतरा। तो देखा आपने आर्ट के रूप में मैनेजमेंट ने तीनों पॉइंट को बेटे सेटिस्फाई कर दिया, तो इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्लीट आर्ट। तो मैनेजमेंट को एक कंप्लीट आर्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आ सकता है कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बोथ है आर्ट एज वेल एज साइंस है बेटे। साइंस के रूप में वो कंप्लीट साइंस नहीं है, बट इनएग्जैक्ट साइंस है या अप्लाइड साइंस, लेकिन आर्ट के रूप में वो एक कंप्लीट आर्ट है और एक मैनेजर को कंप्लीटली अपनी आर्ट का प्रदर्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो आर्ट और साइंस के रूप में हम देख चुके हैं। अब आ जाइए प्रोफेशन के रूप में कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बेटे। प्रोफेशन पूरा करते ही आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा बेटे और क्लास भी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो प्रोफेशन के रूप में और टेस्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट को। सैटरडे को तो काफी सही बच्चे आ गए थे क्लास में, 15-16। आज तो 10 ही बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं एक बार देखना चाहूंगा कौन कौन है। मयंक है मेरे साथ, सपना है, प्रियंका है, मिंटू नेहरा, प्रिया राव, सुदेश, पलक एंड मोहित शर्मा। तो ये आज तो लड़कियां भी नहीं आई है। ये साक्षी दिखाई नहीं दे रही, निशु महलावत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कामना नहीं है यहाँ पर। ये जो अच्छी लड़कियां जिन्हें हम समझते थे पढ़ाई में, यही क्लास नहीं दे रही है, बाकी से क्या एक्सपेक्ट करें। वेरी बैड। देखिए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के रूप में हम देखते हैं। तो बेटे सेम काम करेंगे, प्रोफेशन के जो फीचर होते हैं उन्हें लिखेंगे और उन्हें मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखेंगे। मैनेजमेंट पर अगर अप्लाई हो जाते हैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाएगा, अप्लाई नहीं होते तो फिर नहीं बनेगा। और क्योंकि आप पहले कर चुके तो आपको कंक्लूजन एडवांस में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशन के 3 फीचर को मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं होता। टेस्ट कर लेते हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए फिर से हम वही काम करेंगे बच्चे। ठीक है, पहले फीचर लिखेंगे प्रोफेशन के, फिर मीनिंग देखेंगे और फिर हमें टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ लिख लीजिए फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, फिर यहाँ लिख लीजिए उसकी मीनिंग, और मीनिंग के बाद लिख लीजिए टेस्टिंग मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। बेटे जो पॉइंट सेटिस्फाई होगा उस पर टिक मार दूंगा, जो सेटिस्फाई नहीं होगा उसे क्रॉस कर दूंगा बेटे, और मुझे पता चल जाएगा प्रोफेशन है। देखिए व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बेटे? प्रोफेशन रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, एंड मोर इंपोर्टेंटली बेटे बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप प्रोफेशनल नहीं कहलाते। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, सीए एक प्रोफेशन है बेटे, बट सीए के लिए हमें आईसीएआई से सीए का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लॉयर, लॉयर एक प्रोफेशन है बेटे, एक पेशा है बेटे। ठीक है, और लॉयर के लिए भी हमें एलएलबी करनी पड़ती है। मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स बेटे प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, उन्हें भी बेटे ठीक है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बेटे। तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना बड़ा जरूरी है बेटे। ठीक है, और इन दोनों के साथ साथ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी बड़ी जरूरी होते हैं बेटे। ठीक है, ठीक है, जैसे जिन्होंने फार्मेसी का कोर्स करते हैं वही बेटे ठीक है केमिस्ट की दुकानें खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप खोल सकते हैं बेटे, बाकियों को ये ठीक है परमिशन नहीं होती, तो मेडिकल की शॉप हर कोई नहीं खोल सकता बेटे, तो वो एक प्रोफेशन है एक तरह से। ठीक है, तो देखते हैं प्रोफेशन बेटे। तो देखो पहले मीनिंग पढ़ देता हूँ आपको बुक लैंग्वेज में कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिव राइज अ क्वेश्चन वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। तो बेटे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक और क्वेश्चन राइज करता है कि प्रोफेशन है या नहीं है। प्रोफेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो प्रोफेशन को एक ऐसा व्यक्ति ही कैरी आउट कर सकता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज स्पेशल स्किल्स हो सकता है, and which is used to serve the various section of society, और बेटे जिनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। अब देखते हैं फीचर ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल ये वाला फीचर तो तीनों में ही था बेटे। ठीक है, साइंस में भी हमने कहा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट में भी हमने कहा था फुल बॉडी ऑफ नॉलेज, और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो पढ़ाई तो तीनों में ही करनी पड़ती है, चाहे साइंस हो, आर्ट हो या प्रोफेशन हो। पढ़ाई या बुक नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज तो तीनों में ही लेनी पड़ती है।
और मैनेजमेंट में भी लेनी पड़ती है, तो पहला फीचर तो तीनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा एज अ मैनेजमेंट। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये तो बेटे आसान सा है कि भाई इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, कि प्रोफेशन के लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है, कोर्स हमें करना पड़ता है बेटे, ठीक है, और हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग ग्रहण करनी पड़ती है। तो सिंपल सा बता रखा है कि ऑल प्रोफेशनल में प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए एक्वायर करते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए। तो बेटे प्रोफेशन में जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कैसे लेते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए। तो मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं बेटे, इसके भी खुद के प्रिंसिपल हैं, इसके भी खुद की बेटे प्रैक्टिसेस होती हैं, इसके भी खुद की थ्योरियां होते हैं बेटे, इनके भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईएम अहमदाबाद हो गया बेटे, ठीक है। हैंस ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। तो क्योंकि मैनेजमेंट के भी खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग कैंप लगते बैठे, तो इसीलिए इस बेस पर हम मैनेजमेंट को स्वीकार करेंगे कि यस इट इज अ प्रोफेशन। इसका साइन मार दे मैंने, आपको दिखा होगा बेटे। सेकंड आ जाइए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये आई है मेन चीज बेटे, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता बेटे। जिसने मेडिकल का कोर्स किया है वही डॉक्टर बन सकता है, कोई कॉमर्स पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता बेटे, सिंपल सी बात है। जिसने सीए का कोर्स किया है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कोई एलएलबी करके सीए नहीं बन सकता बेटे, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बेटे, हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। पर मैनेजर हर कोई बन सकता है, एवरीवन, चाहे वो 10वीं पास है या 12वीं पास है वो भी मैनेजर बन सकता है बेटे। मैनेजर के लिए कोई मिनिमम सॉरी सॉरी बेटे, तो हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की। तो प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता बेटे, हर कोई नहीं आ सकता, ठीक है। बट मैनेजमेंट में हर कोई आ सकता है, कोई भी सिंपल व्यक्ति मैनेजमेंट का कार्य कर सकता है, ठीक है। हमारे स्कूल में देख लीजिए बेटे, प्रिंसिपल मैम हो गई, भरत सर हो गए, तिवारी सर हो गए, ये सब मैनेजमेंट ही करते हैं, एक तरह से मैनेजमेंट का ही पार्ट है बेटे। बट इन्होंने कोई एमबीए थोड़ी नहीं किया कि भाई तभी ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, जबकि प्रोफेशनल के लिए तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होते बेटे आपको, ठीक है। जो इनके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीएआई, ये बेटे हर किसी व्यक्ति की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि जिन लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट लिया हुआ है वही इन प्रोफेशन को कैरी आउट कर सके। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है। तो प्रोफेशन में एंट्री बेटर रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एग्जामिनेशन एंड एक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री, तो यहाँ डिग्री लेनी जरूरत होती है, एग्जाम पास करने होते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री इज नो इज एसेंशियल फॉर जॉइनिंग द लॉ प्रोफेशन, जैसे कि लॉ के लिए बेटे लॉ की डिग्री लेना जरूरी है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता बेटे, एक मैनेजर को जरूरी नहीं है कि एमबीए करे तभी वो मैनेजर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ठीक है। तो यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, तो नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और जिसके बेस पर मैंने लगा दिया काटा, क्योंकि ये वाले पॉइंट को मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं करता। आगे आ जाइए प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो बेटे प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कुछ ऐसे एसोसिएशन जो बेटे हर किसी व्यक्ति की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई कोई भी आसानी से इसमें ना आ सके, केवल जो एलिजिबल पर्सन है वही प्रोफेशन में एंट्री कर सके। तो बेटे और इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होते हैं, सीए के लिए आईसीआई हो गया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेटे हो गया, ठीक है। तो जो तीसरा फीचर है भाई प्रोफेशन के लिए, तो एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, जो एंट्री रेगुलेट करते हैं, जो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं और जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन इंडिया अलग अलग बेटे प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए, मेडिकल काउंसिल डॉक्टर के लिए, और आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो इसीलिए यहाँ तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है बेटे जो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड करता हो। डेफिनेटली आईआईएम अहमदाबाद है और मैनेजमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट ही लेना पड़े, या बिना सर्टिफिकेट के आप मैनेजर बन ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। छोटी दुकानों के या छोटे जो शोरूम वगैरह होते हैं उनमें तो बेटे ओनर खुद ही मैनेजमेंट का काम करता है, उसने चाहे एमबीए की हो या नहीं की हो। तो इसीलिए थर्ड वाला जो है वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता, तो इसके बेस पर हम नहीं कह सकते कि ये देखिए ऑलरेडी दो पर तो काटा लग ही चुका है। चौथा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बेटे,
कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बेटे, ठीक है। तो भाई प्रोफेशन के लिए तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और हर प्रोफेशनल को उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है बेटे, ठीक है। तो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बाउंड होते हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन इन्हें बेटा फॉलो करने होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो इन्हें रूल और रेगुलेशन को फॉलो ना करे बेटे तो उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाता है और उनकी एंट्री को बेटे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई इन्होंने रूल्स रेगुलेशन तोड़े हैं, इसलिए अब इन्हें ये प्रोफेशन कैरी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ठीक है। बट इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मैनेजमेंट में नहीं होते बेटे, दे आर नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, जो मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ ये तो ठीक है भाई, मैनेजर को हमेशा एथिकल चीजें, एथिक्स का मतलब समझते हो ना, राइट और रॉन्ग, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, सही और गलत। सही तरीके से काम कर रहे हो आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हो, गलत तरीके से काम कर रहे हो आप एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे बेटे। एथिक्स डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है ये एथिक्स हमें बताती है। तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ जनरल सेंस में भाई एक मैनेजर को हमेशा सही डिसीजन लेने चाहिए जो सभी की भलाई में हो, जो सभी के बेहतर हितों में हो, ठीक है, उसे कोई गलत डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो इसके लिए भी ये पॉइंट क्या हो गया, गलत। तो भाई ऑलरेडी 3 पॉइंट प्रोफेशन जो है वो मैनेजमेंट पूरा नहीं कर पाता, और लास्ट है सर्विस मोटिव, हाँ ये पूरा कर देगा भाई, ठीक है, सर्विस मोटिव। एक बेटे प्रोफेशनल प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य होता है भाई सर्विस प्रोवाइड कराकर देना। तो मेन मोटिव होता है जो प्रोफेशन का, इज टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करा कर देना। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बेटे, ठीक है, उसका काम होता है भाई पेशेंट को ट्रीट करना। ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाए जिसके पास पैसे ही नहीं है तो उसका इलाज करने से वो मना करते बेटे, तो ऐसा वो आज के समय तो आपको पता है रियल चीजें तो बिल्कुल ही अलग है भाई, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन बेचारों को प्राइवेट हॉस्पिटल में तो घुसने भी नहीं दिया जाता, वो रियल चीज है बेटे। लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो एक डॉक्टर का ये कर्तव्य बनता है भाई कि चाहे सामने वाले पेशेंट गरीब है या अमीर है, वो निष्पक्ष भाव से बिना बाइसनेस के, बिना पार्शियलिटी के उसका ट्रीटमेंट करे, ठीक है। तो यही पता रखा है भाई कि डॉक्टर का काम होता है सोसाइटी को सर्व करना। फॉर एग्जांपल नो डाउट अ डॉक्टर फॉलो हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, कि भाई वो प्रोफेशन करता है लिविंग कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बट टू अंश्योर दैट हिज पेशेंट गेट जस्टिस हैपन टू बी द चीफ मोटिव। लेकिन पेशेंट का इलाज करना उसका मेन उद्देश्य होता है, तो उसका मोटिव क्या होता है, सर्विसिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। बट नाउ अ डे इट डज नॉट होल्ड ट्रू, लेकिन आज के समय में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रू नहीं है बेटे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी आज के समय हमें पूरी करनी पड़ती है बेटे, सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर भी हमें दबाव देना पड़ता है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो भाई यहाँ भी सर्विस है और यहाँ भी सर्विस है, तो लास्ट को तो सेटिस्फाई कर दिया, तो फर्स्ट और लास्ट को तो मैनेजमेंट ने सेटिस्फाई किया, लेकिन बीच के 3 पॉइंट को मैनेजमेंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन। आज के समय ये प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता। हाँ फ्यूचर में बेटे, अगर फ्यूचर में मैनेजमेंट के लिए कोई एक विशेष एसोसिएशन बन जाए, जैसे आईसीएआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन बन जाए और मैनेजमेंट के लिए भी बेटे एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए और मैनेजमेंट के लिए भी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार हो जाए, तो हो सकता है फ्यूचर में मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान लिया जाए। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कह सकते, इट इज नेवर एवर कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। तो बेटे मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी आ सकता है, 10वीं पढ़ा गलती। मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो एंट्री रिस्ट्रिक्ट करे, और मैनेजमेंट के लिए ना ही कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो 1.2 था, ये भी आपका पूरा हो चुका है बेटे, आज की क्लास खत्म होती है। 12:35 पे आपकी अकाउंटेंसी की क्लास है बेटे, सभी आइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम वहां पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू, यू कैन गो नाउ, थैंक्स।